जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि पिछले लेक्चर में हमने मोलरिटी, मोललिटी, मोल फ्रैक्शन और नॉर्मलिटी के बारे में एक कॉम्पेरेटिव स्टडी आप लोगों को दिया है। यहाँ पर इंडिविजुअली हम मोलरिटी के डिफरेंट एक्सप्रेशंस को देखेंगे, उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ठीक है, चलते हैं हम लोग। आइए, मोलरिटी। मोलरिटी जिसको हम कैपिटल M से एक्सप्रेस करते हैं, डिनोट करते हैं। नंबर 1 पॉइंट, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute dissolved per liter of solution is called molarity. Molarity of solution. किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अगर नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व होता है तो उसको हम बोलते हैं उस सॉल्यूशन की मोलरिटी। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलरिटी। इसको मैथमेटिकली यहां लिखें, दैट इज molarity small m is equal to number of moles of solute, जिसको n से हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इसको V से अगर रिप्रेजेंट करें तो हमारा इक्वेशन क्या बनता है, N बाई V, V इन लीटर। इसको हम बोलते हैं इक्वेशन 1। समझने की सुविधा के लिए हमने इक्वेशन 1 दिया ताकि आगे आने वाले न्यूमेरिकल में हम इसका प्रॉपर यूटिलाइज कर सकें। ठीक है, इट इज नंबर 1 पॉइंट। सेकेंड पॉइंट में हम देखें, इसके आधार पर हम इसका यूनिट क्या ले सकते हैं, यूनिट ऑफ मोलरिटी विल बी इक्वल टू मोल बाय लीटर। तो ये हो जाएगा मेरा मोल पर लीटर। इट इज द यूनिट ऑफ मोलरिटी। नंबर 2 पॉइंट। बात आ रही है समझ में? अब हम क्या करें, इसको अगर हम एक्सप्रेस करें, यहां पर हमारा सॉल्यूशन लीटर में है। मान लीजिए कि हमें वॉल्यूम मिलीलीटर में दिया गया हो, देन व्हाट वी हैव टू डू, यहां समझने के लिए लिख लें मोलरिटी M इज इक्वल टू, यहां क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट M डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। अगर मिलीलीटर में दिया गया हो तो उसको क्या करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो वो लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। डिवाइड करेंगे, वो ऊपर जाएगा, देन द फाइनल एक्सप्रेशन विल बी लाइक दिस, इट इज 3। मेरी बात समझ में आ रही है? अब देखें यहां पर 4th पॉइंट में, 4th पॉइंट में क्या करें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हम जानते हैं
we know number of moles of solute is equal to क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट, जिसको हमने WB से रिप्रेजेंट किया था पहले भी, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, जिसको पहले भी हमने MB से डिनोट किया था। अब हम क्या करें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इसके वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट कर दें, देन व्हाट वी विल हैव, मोलरिटी M is equal to mass of solute WB divided by gram molecular mass of solute MB multiplied by volume of solution in लीटर। ठीक है, अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो इसमें हमारा एक नया एक्सप्रेशन मिलेगा हमको। अगर इसको हम ले लेते हैं तो इट विल गिव द वैल्यू ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन पर लीटर। इसको हम लिख सकते हैं, इट इज 5, 6 में M is equal to strength of solution per liter divided by gram molecular mass of solute, that is MB। बात आ रही है समझ में मेरी बातों को? ठीक है, अब देखें इसमें इसके आधार पर अगर स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन आप कैलकुलेट करना चाहो तो हमारा एक्सप्रेशन क्या आएगा, इससे ये मान लें हम इक्वेशन 4, इट इज इक्वेशन 5, इट इज इक्वेशन 6। ये जस्ट समझने के लिए कि ताकि आगे न्यूमेरिकल्स में हम इसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सकें। तो यहां हमारा स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन पर लीटर इज इक्वल टू मोलरिटी M ऑफ solution multiplied by gram molecular mass of the solute। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? इसमें कहीं किसी को मेरे समझ से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसके आगे का एक्सप्रेशन हम देते हैं फिर। अभी एक दूसरा एक्सप्रेशन हम लोग देखते हैं जिसको हम बोलेंगे मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। अभी चलें मोलरिटी ऑफ डाइल्यूशन। लेट अस कम टू most probably it will be 0.8 molarity of डाइल्यूशन, जिसको मोलरिटी इक्वेशन भी कहते हैं, मोलरिटी इक्वेशन। इसमें क्या देखें, सपोज करें कि हमारे पास एक कंटेनर है
इस कंटेनर में जो सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम हमने लिया है V1 और इस सॉल्यूशन की मोलरिटी है M1। ये एक कंटेनर में हमने सॉल्यूशन लिया है जिसका वॉल्यूम है V1 और उसकी मोलरिटी है M1। अब हम क्या करेंगे, इस सॉल्यूशन को डाइल्यूट करेंगे, ऊपर से हम सॉल्वेंट को डाल देंगे, इतना डालेंगे जिससे इसका वॉल्यूम चेंज होके, डालने के बाद सपोज करें इसका वॉल्यूम ये हो गया, फाइनल वॉल्यूम हो गया V2, तो नेचुरली इसकी मोलरिटी भी चेंज होगी और मोलरिटी सपोज करें चेंज होके हो गई M2। बात को ठीक से समझिए, यहां पर हमने कंटेनर में एक सॉल्यूशन लिया है, उस सॉल्यूशन का वॉल्यूम है V1 और उस सॉल्यूशन की मोलरिटी M1 थी डाइल्यूशन के पहले। अब हमने क्या किया, सॉल्यूशन में सॉल्वेंट को मिला दिया जिससे उसका वॉल्यूम V2 हो गया। V2 हो गया तो उसकी मोलरिटी भी डेफिनेटली चेंज होगी। क्यों? क्योंकि हमने सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स को चेंज नहीं किया है। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा लिख लें। सपोज we have a solution having volume V1 and molarity M1। ठीक है, this solution is allowed to be diluted up to V2 level, making its final molarity to be M2। ठीक है, since the number of moles of solution remains the same, hence we can write M1 V1 is equal to M2 V2। यहां पर देखें, हमारा ये हो गया बिफोर मिक्सिंग। बिफोर मिक्सिंग हमारा ये कॉम्पोजिशन था एंड आफ्टर मिक्सिंग हमारा ये कॉम्पोजिशन हो गया, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ मोल्स की संख्या कांस्टेंट है। ठीक है, इसलिए हम इतना लिख सकते हैं। आप देखो मोलरिटी की फॉर्मूला से M इज इक्वल टू होता है N/V। ठीक है, अगर हम कहें इसको हम M1 कर लें और N तो कांस्टेंट है, इसको V1 कर लें तो हमें क्या मिलेगा, M1 V1 इज इक्वल टू N। ठीक है, ये बिफोर मिक्सिंग के केस में इतना हो गया। आफ्टर मिक्सिंग के केस में हमें क्या मिल जाएगा, M2 इज इक्वल टू N/V2 और M2 V2 is equal to N, and hence we can write M1 V1 is equal to M2 V2 is equal to N, N being constant, तो हम ये इतना
लिख सकते हैं इस एक्सप्रेशन को। अब इस एक्सप्रेशन में जो अगर 3 वैल्यूज आपको मालूम है, देन द फोर्थ कैन इजीली बी कैलकुलेटेड। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात? तो इसके आधार पर हम लोग न्यूमेरिकल भी देखेंगे। पहले इसका और भी 1-2 एक्सप्रेशन देख लें। ओके, हम लोग चलते हैं एक्सप्रेशन फॉर मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग। एक्सप्रेशन फॉर मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग। इसका मतलब हुआ कि अगर दो सॉल्यूशन है जिनका वॉल्यूम अलग है, मोलरिटी का वैल्यू अलग है, वैसे 2 सॉल्यूशंस को हम मिलाते हैं तो नेचुरली दोनों को मिलाने के बाद हमें नया वॉल्यूम मिलेगा और उस रिजल्टिंग सॉल्यूशन की मोलरिटी भी डिफरेंट होगी। ठीक है, इसको हम ऐसे देखें, सपोज करें कि ये एक मेरा कंटेनर है। इस कंटेनर में मान लें, इस कंटेनर में जो सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम V1 और इसकी मोलरिटी M1 है। हमने दूसरा एक कंटेनर लिया और दूसरे कंटेनर का सपोज करें वॉल्यूम है V2 और मोलरिटी है M2। अब दोनों को हमने मिक्स कर दिया एक तीसरे कंटेनर में, दोनों को मिक्स कर दिया एक तीसरे कंटेनर में। तीसरे कंटेनर में हम मिक्स कर दिए तो क्या होगा, इसके जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम होगा वो किसके इक्वल होगा, V1 प्लस V2 के। और इन दोनों के मिलने से जो नया मोलरिटी डेवलप करेगा, सपोज दैट इज M3। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, इसमें थोड़ा सा लिख लें। सपोज वी हैव ए सॉल्यूशन with volume V1 and molarity M1 is mixed with another solution with volume देखिए, फर्स्ट सॉल्यूशन इसको हम 1 मान लें, इसको 2 मान लें। तो इस सॉल्यूशन जिसका वॉल्यूम V1 है और मोलरिटी M1 है, इस सॉल्यूशन में हमने दूसरे सॉल्यूशन को मिलाया जिसका वॉल्यूम V2 है और मोलरिटी M2 है। Mixed with another solution with volume V2 and molarity M2। ठीक है, बात आ रही है समझ में? तो इसको मिलाने से जो हमारा रिजल्टिंग मोलरिटी होगा, देन the expression for resulting molarity, say M3 of final solution can be given as, कैसे इसको लिखेंगे, देखिए V1 M1 प्लस V2 M2, दोनों को हमने मिलाया तो हमें क्या मिला,
हमें मिला M3 प्लस M3 multiplied by V1 plus V2, and using this equation we can calculate the value of M3 as V1 M1 plus V2 M2 divided by V1 plus V2. It is the final expression for molarity of mixing. अगर दो सॉल्यूशन है जिनका वॉल्यूम और मोलरिटी दोनों डिफरेंट है, दोनों को हम एक तीसरे कंटेनर में मिलाते हैं तो डेफिनेटली उनका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो मोलरिटी का वैल्यू भी वेरी करेगा। तो फाइनल सॉल्यूशन का जो मोलरिटी होगा दैट विल बी कैलकुलेटेड बाय दिस इक्वेशन। समझ में आ रही है बात? इसके आधार पर हम लोग न्यूमेरिकल भी बनाएंगे, ठीक है। इस वीडियो के बाद हम लोग इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी देखेंगे, ठीक है। हम लोग आगे चलते हैं। अब देखें हम लोग कि मोलरिटी के सॉल्यूशन को हम शॉर्ट में कैसे डिनोट करते हैं, इसके पर्टिकुलर वे में नोटेशन का तरीका हम लोग देखें। सपोज करें हमारे पास सॉल्यूशन है NaOH का, NaOH का सॉल्यूशन है। पहले ही हम ये देख लेते हैं कि NaOH का ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaOH कितना होगा? 23 प्लस 16 प्लस 1 इज इक्वल टू 40 ग्राम्स पर मोल। 40 ग्राम्स पर मोल ये होगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaOH। अब सपोज करें हमें दिया गया है मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaOH। तो मोलर सॉल्यूशन NaOH का दिया गया है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 1m से और सिंपली MnOH से। MnOH या 1mNaOH इसको हम बोलते हैं मोलर सॉल्यूशन, और इसका मतलब हुआ कि इट कंटेन्स 1 मोल ऑफ NaOH। 1 मोल ऑफ NaOH, और 1 मोल ऑफ NaOH कितना होता है? 40 ग्राम्स ऑफ NaOH। अगर हम मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaOH की बात करें तो बिल्कुल हमें समझ लेना चाहिए कि मोलर सॉल्यूशन NaOH के मोलर सॉल्यूशन में NaOH का 40 ग्राम डिसॉल्व्ड है। दैट मींस 1 मोल ऑफ NaOH इज डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अगर हम एक देखें सेमी मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaOH, सेमी मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaOH, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको रिप्रेजेंट करते हैं 1/2m इज इक्वल टू 0.5 m NaOH सॉल्यूशन। तो इसमें क्लियरली हम देख सकते हैं कि इसमें NaOH का कितना होगा? हाफ मोल इज इक्वल टू 0.5 मोल ऑफ NaOH dissolved per liter of solution, dissolved per liter of solution। मेरी बात आ रही है समझ में? सेमी मोलर सॉल्यूशन में NaOH, सेमी मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaOH कहा जा रहा है। इसका मतलब कि इस सॉल्यूशन में NaOH के हाफ मोल डिसॉल्व्ड है। हाफ मोल मींस
हाफ मोल मीन्स कितना ग्राम हो जाएगा, 40/2 इज इक्वल टू 20 ग्राम्स ऑफ NaOH। ठीक है। थर्ड में देखें, अगर हमारे पास दिया गया है m/10 और इसको हम लिख सकते हैं 1/10 m और इसको हम लिख सकते हैं 0.1 m सॉल्यूशन ऑफ NaOH। ठीक है, इतने तरह से लिखा जा सकता है, सबका एक ही मतलब है। तो इसको हम बोलते हैं डेसीमोलर सॉल्यूशन, डेसीमोलर सॉल्यूशन ऑफ NaOH। ठीक है, इट विल कॉन्टेन 0.1 मोल। इसमें NaOH का कितना मोल होगा, 0.1 मोल ऑफ NaOH। 0.1 मोल ऑफ NaOH मीन्स इसमें ग्राम्स कितना होगा, 40 में आप 10 से डिवाइड कर दो, दैट मीन्स 4 ग्राम्स ऑफ NaOH प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इट इज कॉल्ड डेसीमोलर सॉल्यूशन ऑफ NaOH। इसी तरह से हम एक और देख लें, अगर मेरे पास हो m/100, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/100 m इज इक्वल टू 0.01 m सॉल्यूशन ऑफ NaOH। ठीक है, इसको बोलेंगे सेंटीमोलर सॉल्यूशन, सेंटीमोलर सॉल्यूशन ऑफ NaOH। m/10 वाले को सेंटीमोलर सॉल्यूशन, तो इसमें कितना मोल होगा हमारा, 0.01 मोल ऑफ NaOH प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। और इसमें ग्राम्स आपका कितना हो जाएगा, 40 डिवाइडेड बाय 100, तो ये हो गया 0.4 ग्राम्स ऑफ NaOH डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मेरे समझ से अब इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए और कोई कंफ्यूजन भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग फाइनली देखते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मोलरिटी। अभी चलें इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मोलरिटी। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मोलरिटी। ठीक है, मोलरिटी के एक्सप्रेशन से हम क्या देखते हैं मोलरिटी, इसको इट इज डिनोटेड बाय m इज इक्वल टू n/v in लीटर। इट इज द एक्सप्रेशन ऑफ मोलरिटी। यहां पर देखें कि वॉल्यूम टर्म हमारे डिनोमिनेटर में प्रेजेंट है, सपोज इट इज इक्वेशन 1, और हम जानते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलरिटी कम होगी। इसका मतलब कि टेम्परेचर को अगर बढ़ाएंगे तो हमारा मोलरिटी कम होगी। एंड वी कैन राइट लाइक दिस, m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/T, क्योंकि n तो मेरा कांस्टेंट है। दैट मीन्स अगर मोलरिटी को हम बढ़ाएंगे, मोलरिटी
इंक्रीज होगी। कब इंक्रीज होगी? जब टेम्परेचर को हम डिक्रीज करेंगे। ठीक है, दैट इज ऑन इंक्रीज in temperature the value of molarity decreases। ठीक है, आ रही है बात समझ में?